बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूँ सुमेरा सलीम। नाज़िम मौलाना फजल रहमान साहब की जानिब से एक बार फिर नए इंतखाबात का मुतालबा किया गया। उन्होंने कहा है कि शफाफ इंतखाबात की जमानत के बगैर किसी लफ्ज़ की वक़्त नहीं है। जबकि ऑडियो लीक्स केस की 25 जून की जो समाअत थी उसका हुक्मनामा जारी कर दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि शहरियों की कॉल रिकॉर्डिंग का सिस्टम बादियों नज़र में कानूनन दुरुस्त नहीं है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको डॉक्टर साहब, एक जानिब बजट आया है, महंगाई में इजाफा हो रहा है, दूसरी जानिब वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब कह रहे हैं कि हुकूमती इक़दाम की वजह से महंगाई की शरह कम हुई है और मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम आ रहा है। देखिए जी, मैं उस पर तो मैं कोई तबसरा नहीं करूँगा जो इस वक्त हमारे अकाबरीन की सोच है। और आज रात 12 बजे के बाद जब ये ब्रेकिंग न्यूज़ आनी शुरू होंगी, जो मैंने कल भी बात की थी कि पै दर पे ब्रेकिंग न्यूज़ आएंगी कि क्योंकि नोटिफिकेशंस जारी होंगे, जाहिर है कोई FBR की जानिब से, कोई किसी हिस्से में बंद हो गई, कोई पेट्रोल बढ़ गया, किस तरह ये अब जो ये अरेंजमेंट है उस पर किस तरह काबू पाता है, ये देखना है। मैं इस पे जो है ना एक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद का जो दौर है, जिसको कॉमन एरा कहें, AD भी कहा जाता है, उसमें जो एक रोमन हुक्मरान बड़ा खूबसूरत नौजवान था और बड़ी यंग एज में उसको रोम की बादशाहत मिली, क्लॉडियस सीज़र ऑगस्टस। तो वो जो है वो बड़ा जालिम शख्स था। उसने शुरू में तो लोगों को बड़ी उम्मीद थी, रोम के लोगों को, कि ये कोई बड़े अच्छे कारनामे सर अंजाम देगा, ये वो। लेकिन कुछ दिनों के बाद उसकी असलियत खुली और पता ये चला कि जनाब वो जो है वो लोगों को मार के, अपने अहले खाना को कत्ल करके, और अपने करीबी उसके जो लोग, उसके जो अवाम थे उनको, फिर उसको बड़ा शौक़ था ये पेंटिंग्स का और ये खूबसूरत जो महलात हैं इनको तामीर करने का उसको बड़ा शौक़ था। तो वो रोम से कोई यानी रोम शहर जो है उससे कोई 35 मील दूर उसका एक और रिहाइशगाह थी। तो वो वहाँ गया, वहाँ चला गया छुट्टियाँ वुट्टियाँ मनाने। पीछे ये हुआ कि वहाँ पे कोई चिंगारी वगैरह किसी ने जलाई और शहर जो है उसमें आग फैलती गई और थोड़ी देर में जो है पूरा शहर जो है वो भड़क उठा। उसको ग्रेट फायर ऑफ रोम के नाम से तारीख़ में याद किया जाता है। और उस वक्त जो बादशाह थे, यानी जो क्लॉडियस सीज़र ऑगस्टस थे, वो ये सोच रहे थे कि ये जब शहर जल जाएगा सारा का सारा और तबाह हो जाएगा, तो मैं इसकी जगह फिर एक बहुत खूबसूरत आलीशान महल तामीर करूँगा। और उसको वो क्या कर रहा था अब उस वक्त बादशाह रोम का, उसको तारीख़ इस शख्स को, क्लॉडियस सीज़र ऑगस्टस को, इसके पहले मुख्तसर नाम से याद रखती है, नेरो। नेरो बांसुरी बजा रहा था, रोम जल रहा था और नेरो बांसुरी बजा रहा था। तो वो ये सोच रहा था कि ये जब सारा तबाह हो जाएगा तो मैं यहाँ पे एक सोने का महल तामीर करूँगा, और गोल्डन पैलेस शायद उसने कुछ बनाया भी। और बड़ी दर्दनाक मौत फिर उसकी हुई कुछ अरसे के बाद, जब उसके शहर के लोगों ने जो है वो एक, और उसकी फ़ौज और शहर के लोग और वहाँ के जो भी जुडिशल निज़ाम था और बाकी, तो अब इस मौजूदा सूरत हाल का उससे कोई ताल्लुक़ नहीं। वैसे ही मेरे जहन में आया कि बात तो ऐसा होता है कि आप ये पूछते हैं, सोचते हैं कि यार ये डिसकनेक्ट है, यानी अभी तारीख़ सोचती रहेगी कि यार वो बिल्कुल डिसकनेक्टेड था, उसको इल्म नहीं था, उसको पता नहीं था, वो खुश हो रहा था, वो एरोगेंट था, वो क्या था, उसके जहन में क्या था? ये उसके अवाम थे जो जल रहे थे, चीख रहे थे, और वो सोच रहा था कि ये जब जल जाए, द ग्रेट फायर ऑफ रोम, इसको जब शेक्सपियर लिखता है तो बड़े उसमें। अब सवाल ये है कि ये एलिट्स होती हैं मुख्तलिफ मुल्कों में जो मुकम्मल तौर पर डिसकनेक्ट होती हैं, और उन्होंने कभी चूँकि किसी जगह जाके बिजली का बिल नहीं दिया होता,
कहीं उन्होंने सब्ज़ी वाले से सब्ज़ियाँ नहीं ख़रीदी होती बरसा बरस से। उससे पहले तो ये अख्तर मुल्कों की एलीट जो है, अक्सर मुल्कों की उठाए गिरे होते हैं ना, फिर दाव लग जाता है। अक्सर मुल्कों की तारीख जो है, मैंने कहा ना पाकिस्तान का जिक्र नहीं हो रहा जी, उठाए गिरे होते हैं, फिर कोई चांस लग गया, फिर पहुंच गए कहीं, कोई दाव, कोई साजिश, ये वो फलान दिमाग। अब जो तारीख में देखें ना, तारीख के अंदर कैसे वो उसको क्या कहा जाए कि क्या हुआ था वहाँ पे वाकया, वो मतलब लोगों ने उसको बड़ा पॉपुलर था जब आया। इंटरेस्टिंग बात, बड़ा पॉपुलर। अच्छा, तो मैं सिर्फ उससे हट के ज़रा मौजूदा हालात पे आता हूँ। देखिए, कल सुबह 9:30 बजे समात शुरू होगी खसूसी नशिस्तों की। उसके ऊपर एक बड़ा बदनुमा सा मंजर नज़र आ रहा है कि एक तो फिर दोबारा मैं ज़्यादा उस पर बात नहीं करता, लेकिन तकसीम हमें नज़र आ रही है वाज़े। और दूसरी जो बात है वो जज साहिबान में जो बड़ी एक अफसोस का मकाम होता है किसी भी रियासत में। और दूसरी जो बात है वो ये है कि जो हमारी एलीट पिछले 15-20 दिन, एलीट मैं कहता हूँ सब, उसमें कोई मतलब उसमें कोई एक आप समझें कि यानी पार्लियामेंट में चले जाएं तो किसी एक पार्टी का जिक्र नहीं हो रहा, अपोजिशन हुकूमत आ गई। अभी देखें 15 दिन, 20 दिन, महीना जो है, 2 महीने, 4 महीने, साल, 2 साल, 5 साल, 8 साल, इस मुल्क में डिस्कस क्या होता रहा है? मईशत, हमने IMF में कैसे जाना है, हमने एलीट कैप्चर कैसे, ये कोई एक दिन में नहीं हुआ। ये तो इससे पहले, उससे पहले, उससे पहले, उससे पहले, उससे पहले। लेकिन जब ये एहसास हो जाए कि यार हमारा कोई क्या बिगाड़ेगा, क्या बिगाड़ सकता है हमारा कोई, जब किसी रियासत में ये एहसास पैदा होना शुरू हो जाए लोगों के अंदर। आपको पता है कल जो है जी, वो सिंध की एक हाईवे पे एक लाश मिली, और वो जो लाश है, मैं यहाँ पे उसकी कोई तस्वीरें वगैरह नहीं दिखाना चाह रहा, ना कोई बात करना चाह रहा हूँ। एक लाश मिली, और वो लाश जो है वो एक ऊँटनी की थी जो बीच सड़क पे पड़ी थी, और उसकी चारों टांगें काट दी गई थी, जिसके बाद उसने सड़क के ऊपर दम तोड़ दिया। और ये क्यों हुआ, कैसे हुआ? इसलिए कि इससे पहले जिसने एक टांग काटी थी उसको सजा नहीं मिली, तो अब जो है वो सड़क पे उसने कहा अब ये भाग भी ना सके, तो वो सुबह उसकी लाश लोगों ने उठाई ऊँटनी की, तो चारों टांगें उसकी कटी हुई थी। अब सवाल ये सारा कि जब ये किसी रियासत के अंदर ये तासुर कायम होना शुरू हो जाए कि यहाँ पर तो ताकतवरों की पकड़ ही नहीं होनी, बल्कि उनको मज़ीद जो है, और जो सज़ा याफ्ता लोग हैं उनके साथ भी मामला तय हो जाएंगे, और वो भी वापस आ जाएंगे, और वो अक्रॉस द बोर्ड है, ना कोई जमात का जिक्र हो रहा है, ना मतलब अक्रॉस द बोर्ड, जमातों से हटके भी तो लोग हैं ना, सारे के सारे सियासी तो नहीं है, ये सियासतदानों की बात तो नहीं हो रही, यहाँ तो बात हो रही है आपकी पॉलिटिकल एलिट की, जिसमें हर तबके के लोग हैं। वो चारों टांगे काट दी उसकी, और वो कैसे उसने, वो भाग भी नहीं सकी होगी ना, जिंदा उसको पकड़ा और एक एक करके चारों टांगे काट दी, वो चीखती रही होगी। तो बात ये सारी कि अब जो यानी बिजली के बिल, मुझे बताएं कि अगर किसी की 70,000 रुपये तनख्वाह है, या 1 लाख रुपये तनख्वाह है, या 1.5 लाख रुपये तनख्वाह है, फ़र्ज़ करें 1.5 लाख रुपये तनख्वाह है, या 2 लाख रुपये तनख्वाह है, और उसका बिजली का बिल 1.25 लाख आ रहा है, या 70,000 रुपये तनख्वाह है और 1.5 लाख बिजली का बिल आ रहा है, बाकी छोड़ दें पेट्रोल और गैस और खाना पीना और ये सारा, बजट अलग है, बजट में टैक्स अलग लग रहे हैं, बिजली अलग है, गैस अलग है, ये 3 अलग अलग चीज़ें हैं। और जो मैंने पहले भी कहा कि बजट पेश किया गया और मंजूर किया गया के दरमियान 200 अरब खामोशी से शोर शराबा, ये करारदाद, वो आगे पीछे दाएं बाएं, एक हल्ला गुल्ला, ऑपरेशन हो रहा है, नहीं हो रहा, ये हो रहा है, वो हो रहा, उसमें ध्यान लगा के ये बजट किसी ने पढ़ा भी नहीं, शायद ये बजट किसी ने उस पर गौर ही नहीं किया कि ये बजट में होने क्या जा रहा है। और उसके बाद जो है वो अब देखें इरेलीवेंट हो गए हैं मामला। ये पार्लियामेंट तो पहले ही इरेलीवेंट थी, अरेंजमेंट इरेलीवेंट था, मुकम्मल इरेलीवेंट, क्योंकि जो फैसला साजी नहीं है, ना नवाज शरीफ साहब फैसला कर पा रहे हैं कोई, ना शहबाज शरीफ साहब के वजीर अपनी मर्जी के लगा पाए, इरेलीवेंट है ना, मतलब ये क्या है मुझे बताएं। ना कोई माशी पॉलिसी आपको समझ में आ रही है कि कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी है, मुस्लिम लीग नून है, बड़ी इक़्तिदार में रही है, ज़बरदस्त उनकी टीम्स हैं, उनके कारकुन हैं, उनको पता ही नहीं कि क्या बजट बना रहा है, कौन बन रहा है। अच्छा, बजट कौन बना रहा है, तो एक टीम होती है आपकी माहिरीन की, लोग बैठते हैं उस पर,
जी तो IMF ने बनाया बजट। अब IMF को कोसें कि IMF के साथ अमेरिका है और अमेरिका की साजिश हुई है, तो IMF के ये जो करारदाद आई है ना वहाँ से, ये आप समझ लें इस अरेंजमेंट का साइफर है कि हमें हटाने की कोशिश हो रही है वहाँ से करारदाद। इतनी थोड़ी देर में ऐसे घूम फिर की चीज़ें जो है ना, अब हमें हटाने की साजिश हो रही है। इनको हटाने की साजिश को लाया कौन है? पहले तो ये पता है इनको लाया कौन है। भाई इनको हटाने की साजिश हो रही है। अच्छा वो जो है, अब इशू ये है कि इससे निकलना कैसे है, क्योंकि बोझ तो पड़ गया पूरी कौम पे। ठीक है ना, ये तो पूरी कौम जो है। और मैं आपको बताऊं, ख्वाजा आसिफ साहब हों या राना सनाउल्लाह साहब हों, बाकी लोगों के आप अगर बयानात और ट्वीट्स और चीज़ें सारी देखें इससे, इस बजट से रिलेटेड, तो आपको अंदाज़ा होगा कि वो ख़ुद भी इस बात को महसूस कर रहे हैं कि इसकी हिद्दत आने वाली है। पीपल्स पार्टी भी महसूस कर रही है कि इसकी जो हिद्दत है। देखिए 1 साल पहले क्या डिस्कस हो रहा था, 2 साल पहले क्या डिस्कस हो रहा था, कितनी महंगाई, कितनी मुसीबतें, कितने प्रॉब्लम्स, कैसे गुजारा होगा, तनख्वाहें, बेरोजगारी। 3 साल पहले क्या डिस्कस हो रहा है, 4 साल पहले। और आज ये हो रहा है कि जी वो तो बहुत कम था, उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा के अब जो है वो हम जाएंगे और मज़ीद उनसे कर्जा लेंगे। ये जितने बैठे हैं ना, ये हमारे जो स्टूडियो में हमारे साथी मौजूद हैं यहाँ पे, ठीक है ना, या नीचे जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं या हमारा स्टाफ है, ये जो सारा दिन यहाँ या बाहर सड़क पे जो लोग जा रहे हैं, जो काम दफातर में कर रहे हैं, ये इनकी तनख्वाहों पे, ये इनकी तनख्वाहें या इनकी आप समझ लें भीख या खैरात, ठीक है, उसके ऊपर, उसमें से जो पैसा कट रहा है उस पर ये आपकी एलीट अकड़ती फिर रही है। इनके टैक्सों के पैसे पे पल रहे हैं ये, ठीक है। और सवाल ये है कि ये इनसे ज़्यादा खून निचोड़ेंगे तो उनके खर्चे अल्ले तल्लों में इजाफा होगा। तालीम का बजट हो, भाई स्कूल कहाँ है, कौन सा सरकारी स्कूल? सेहत का बजट, कौन सा सरकारी अस्पताल, कौन से लोग सरकारी अस्पताल में धके? ये सरकारी, आप तो आम लोग भी प्राइवेट स्कूलों में जाने में मजबूर हैं, प्राइवेट कॉलेजेस में जाते हैं। तो ये कैसे से निपटेंगे? सियासी जमात लेकर आई है बजट। अब सियासी जमात जो है या तो उसको ओन करे, अब ओन भी कैसे करें? IMF, अच्छा जाना भी, दूसरा नुक्ता ये कि जाना भी ज़रूरी था IMF में, इस पर तो कोई दो राय नहीं थी कि IMF के पास हम जाएंगे, लेकिन उसमें तरीका क्या था? इशू ये था कि उसमें अखराजात कम करते। जो मैं हमेशा बात कहता हूँ कि अवाम का एहसास होना इस बात का कि हम और हमारे हुक्मरान एक साथ प्रॉब्लम्स में हैं। ये जब सऊदी अरेबिया और UAE के अंदर जो हुक्मरान हैं, जो आज आपको बड़े मुल्क नज़र आते हैं, आप ज़रा इनकी 40-50 साल पहले की तारीख देखें। ये अपने अवाम के साथ खेमों में बैठे होते थे, लोगों के साथ खेमों की इनकी तस्वीरें नज़र आएंगी, उधर ही बैठे हुए हैं, नीचे ऐसे इन्होंने तरक्की की। इशू ये है कि जब लोगों में बैठने नहीं, लोगों को जवाब ही नहीं देना, वो बात ही नहीं करनी, तो ना बहस करनी है, ना बात करनी है, ना अकाउंटेबिलिटी करनी है किसी की, ना किसी ने पूछना है कि ना कोई मतलब नैब के केस माफ़ करा दो, ये करा दो, फलां करवा दो, बच्चे बाहर हैं, कोई मशहूर नहीं, 6-7 महीने 8 महीने कोई बात नहीं है, बच्चों बाहर चले जाओ, फिर देख लें गर्मी का मौसम है तो मतलब है कि ज़रा घूम फिर के आओ, स्विट्ज़रलैंड के चक्कर लगा के आओ। अच्छा खाना पकाने से इशू होगा, नौकरों वगैरह को भी ले जाओ यार, ये भी ठीक है, ये भी तो, वो भी तो करोड़पति हैं ना, खैर अरबपति हैं। तो ये सूरत हाल अब क्या डेवलप होगी ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना डिस्कनेक्ट मैंने शायद किसी पॉलिटिकल अरेंजमेंट का, जो भी अरेंजमेंट है पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल अरेंजमेंट का इतना डिस्कनेक्ट नहीं देखा कि ओन ही कोई ना करे कि यार आके कहें कि भाई ये इशू ऐसे है, ऐसे है, ऐसे ऐसे नहीं, तब खामोश सन्नाटा। अफगानिस्तान में एक ऑपरेशन होगा, एक फलां होगा, अच्छा होगा नहीं होगा, अच्छा PTI की कितने टोटे कराने हैं, अच्छा उसमें कितने लोग दाखिल हो गए, ये रियासत के इशूज़ हैं इनके नज़दीक। यानी किसी जगह आप साइड पे रख के पॉलिटिक्स को और आप कहते हैं कि यार ये लोगों के साथ क्या, ये देखो तो सही ज़रा सड़कों पे क्या हो रहा है, नहीं परवाही नहीं है। और है भी और नहीं भी, मैं दोनों बातें कह रहा हूँ कि एहसास है भी, सियासी लोग हैं ना, तो एहसास है भी, और शायद उसको पब्लिकली उस तरह बात भी नहीं कर पा रहे कि भाई ये कैसे, इसकी ओनरशिप किसके वजह में। शहबाज शरीफ साहब ने भी तो जाना है ना अवाम के दरमियान या सड़कों पर, ओ भाई ये
कैसे IMF से कोई एक शर्त तो मनवाते आप। मतलब इसकी जगह तो IMF वज़ीर ख़ज़ाना की ज़रूरत क्या थी, डायरेक्ट IMF से भेज दो यार पेपर, हम छापा मार के अंगूठे लगा के भेज देते हैं। वो भाई कोई एक चीज़ तो आप उनसे कहते ना, देखिए ना, कोई एक कंडीशन तो आप कहते हैं ना, ये मुमकिन नहीं है, हम इसको आगे पीछे। निगोशिएशन होती क्या है, मुज़ाकरात होते रहे लेकिन हमें कामयाबी नहीं हुई। भाई कामयाबी नहीं हुई तो भाई देखिए ना, वो मसला ये है कि इसको ये कैसे इसको संभालेंगे चीज़ों को, पब्लिक कैसे संभालेगी। तो मुझे नहीं पता कि ये अदालती मामला अदालतें तय करती हैं और अदालतें कैसे तय करेंगी और ये अवाम कैसे इसको भुगतेंगे। और कोई पॉलिसी लॉन्ग टर्म हो ना स्ट्रेटजी कि जिसमें आप कहते हैं 7-8 बिलियन और ले लेंगे, कि उसको किसके लिए लेंगे 7-8 बिलियन, पब्लिक में बांटेंगे। भाई इशू ये है कि इसको जो है वो ये तो एक बड़ा हिजान और बहरान यहाँ खड़ा हो रहा है। तो अल्लाह करे कि हम इसमें खैरियत से निकलें। लेकिन मेरी बात हुई कुछ वज़रा से भी, कुछ अरकान परेशान थे। वो मैंने कहा यार इसको एक्सप्रेस क्यों नहीं करते आप अपनी परेशानी को, कि डॉक्टर साहब देखें ना, बस वो देखें, बस वो हाँ नहीं में दरमियान में बात गुजरती थी। पीपल्स पार्टी की भी यही सूरत हाल है। अंगूठे तो सब ने लगाए हैं ना, ये साइन तो सब ने किए, बजट पे बहस ही नहीं हुई। एक बिल, दूसरा बिल, तीसरा बिल, शोर वो का हंगामा, आगे पीछे, PTI के टोटे का। ये इशू है इस वक्त, मुल्क का इशू कुछ और है। तो बड़े एक अफसोस की बात है। और देखते हैं कि अल्लाह ताला खैरियत रखे मुल्क की। और मैं ये बताऊं, सिस्टम बहुत बुरी तरह जा रहा है, ये चल ही नहीं सकता। जो आवाम को डिलीवर लोगों के साथ है ही नहीं, सड़क पे नहीं जा सकते आप, लोगों को मिल नहीं सकते जाके लोगों में। ये तो भाई तो कैसे मुझे बताएं क्यों, कैसे चलेगा, कब तक चलेगा। मशरिक व मगरिब व शुमाल व जनूब सब डिसोन कर चुके हैं। मशरिक व मगरिब, शुमाल व जनूब, जनूब में तो बह रहा है, रब उसको छोड़ दें। मशरिक व मगरिब और शुमाल डिसोन कर चुके हैं इस सेटअप को। मेरे ख्याल से मुझे दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं है। मशरिक व मगरिब, शुमाल, बाकी बह रहा है नीचे, वरना वहाँ कुछ होता है तो वो भी डिसोन। ये अरेंजमेंट को सब डिसोन कर गए। इस अरेंजमेंट को कोई अब मेरा नहीं ख्याल कि उनको गोद लेने पे कोई भी तैयार है। तो ये सिस्टम जो है अभी कैसे जाता है ये देखना है। लेकिन बड़ा अफसोस है, बहुत इतना डिस्कनेक्ट मैंने कभी, मतलब है कि बहुत सारी अच्छी शख्सियात थी। ये मैं दोहराता हूँ ना, मैं शहीना रब्बानी खर साहिबा, जब पिछला वो आया था तो बहुत बुरी PDM की कारकर, जो मर्जी कहें, मगर उस वक्त तो फेटअप का कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ नज़र आ रही थी। इस बार तो अजीब ही कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या इन्होंने किया है। तो ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। और जबकि इलेक्शन का रिज़ल्ट इंतहाई मुतनाज़ है, जो कि सुप्रीम कोर्ट तय करेगी कि क्या हुआ। तो अभी मौलाना फजलुर रहमान साहब की बात सुन रहा था और इनका ख्याल, मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है ना, उनके बारे में आपको एक बात बताऊं, ये 8 फरवरी का जो इलेक्शन है ना, इस कदर गलत इनकी कैलकुलेशन है मौलाना फजलुर रहमान साहब के बारे में। इनका ख्याल है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को जाके ये, और पहले भी कोई पोजीशन ऑफर करते और वो कायल हो जाते। मौलाना फजलुर रहमान साहब का मौक़िफ़ शायद तहरीक इंसाफ से भी ज़्यादा सख्त है इलेक्शंस में धांधली के हवाले से। ये मैं बताऊँ आपको, मौलाना साहब बहुत सख्त उनका मौक़िफ़ है, उनका भी और अचरज़ई साहब का भी। तहरीक इंसाफ का तो है ही, इन दो शख्सियात का उससे ज़्यादा है। आप मौलाना साहब से इधर प्राइवेटली जब मेरी बात हुई तो वो मौलाना साहब, सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो इस धांधली को बर्दाश्त करें। अब ये उनको कि जी उनको ये दे देंगे तो ऐसे कर, चलाया ना मंत्रा। मौलाना फजलुर रहमान जो हैं, उनकी सियासत से आप इख्तलाफ करें, इत्तेफाक करें, एक तो ये है कि उन्होंने अफगानिस्तान के दरमियान साथ ताल्लुकात बहाल करने में एक उनका रोल है। दूसरा ये है कि उनका मौक़िफ़ बिल्कुल, उनके मौक़िफ़ में तो इतनी सी भी लचक नहीं थी कहीं पहले दिन से, पहले रोज़ से। और वो पहले जब अदम एतमाद के भी वो खिलाफ थे। देखिए वो तो इसलिए जो बात हो रही हो उस पैराए में उन शख्सियात को लेके हमें चलना चाहिए। तो ये जो है, ये अब पता नहीं किस तरह से सेटअप है, ये क्या इसमें क्या आगे होगा, कैसे होगा। टोटल डिस्कनेक्ट, हंसते मुस्कुराते खेलते हुए चले जाते हैं। और कल सुप्रीम कोर्ट में है 2-4 वाक़यात बड़े अहम। पहली बात तो यह है कि अरब लीग जो है, ये एक अहम तंजीम भी है और एक तरह से कोई ख़ास कामयाबी भी हासिल इसने नहीं की। लेकिन बहरहाल ये जो है, ये सबसे जो तंजीम है ना, OIC, GCC, ये आगे पीछे बहुत सारी, ये इन सबसे पहले बनी थी 1945 में, 45। और उस वक्त थोड़े से मुल्क थे, यानी मिस्र इसमें था, शुमाली यमन था, ट्रांस जॉर्डन,
सऊदी अरेबिया 1932 में आज़ाद हो गया था, और सीरिया, लेबनान, ये मुल्क 6-7 मुल्कों ने काहिरा में इनका इजलास हुआ था और अरब लीग कायम हो गई थी। और अरब लीग इसलिए कायम हुई थी कि हम फ़लस्तीन को हमने तकसीम नहीं होने देना, और यहाँ पे इसराइल नहीं, चूँकि बात हो रही थी इसराइल बनने की, तो इन्होंने जो है वो ये अरब लीग बन गई, लेकिन ये अपने मकासद में मजमूई तौर पे नाकाम रही। और एक दौर ऐसा आया था, इसका हेडक्वार्टर जो है वो काहिरा में ही है। एक दौर फिर ऐसा आया कि जहाँ अरब लीग बनी थी उसी मुल्क को, यानी मिस्र को, अरब लीग से निकाल दिया गया 79 में जब मामला तय हुए इसराइल के साथ। तो और फिर 87 में खुद मिस्र की वापसी इस दौरान ट्यूनिस शिफ्ट हो गया। अब इसमें 22 अरब ममालिक हैं। इसमें सीरिया को निकाल दिया था बीच में 2011 पिछले सालों में, फिर लीबिया को वापसी हो गई सबकी। बहरहाल अरब लीग एक बड़ा फोरम है। अरब लीग ने हिजबुल्लाह को आज दहशतगर्द फहरिस्त से निकालने का ऐलान किया है, और ये एक बहुत बड़ा फैसला है। इसलिए बड़ा फैसला है कि इसको पुश करने में, या इसकी पीछे अगर आप देखें कि जो फोर्सेस हैं, सऊदी अरेबिया है, ईरान तो अरब लीग में नहीं है ना, अरब मुल्क नहीं है। ईरान तो अजम कह लें, या तुर्की, पाकिस्तान, बाकी जो मुस्लिम ममालिक, इंडोनेशिया वगैरह, यूएई, सऊदी अरेबिया, इन्होंने हिजबुल्लाह को दहशतगर्द तंजीम से निकाला है। और जो सेक्रेटरी जनरल हैं अरब लीग के, उन्होंने ये ऐलान किया है जाके काहिरा में कि हमारे पास कोई दहशतगर्द, वो बैरूत से होकर आए हैं वो। और ये मेरा ख्याल है कि 10 सालों के बाद पहला राब्ता था अरब लीग के सेक्रेटरी जनरल का बाकायदा, जो कि हिजबुल्लाह की क़यादत से हुआ है, उनके रहनुमाओं से। वापस आके उन्होंने कहा अरब लीग से हम निकाल। दूसरी बात यह है कि घुमसान की लड़ाई हो रही है इस वक्त गज़ा में, जो हमास हैं और जो इसराइल भी ऊपर, शुमाल, जनूब, वस्ती गज़ा में, उधर से जो है वो, इससे पहले कि वो सीज़ फायर हो या जंग फैल जाए, जो भी हो, वो कहते हैं ना ग्लव्स हो। तो ये जो है इस वक्त वहाँ पर उनकी बमबारी जारी है, कत्लेआम जारी है, और वो फ़लस्तीनी और हमास, ये भी मुकम्मल लड़ाई हो रही है हर तरफ से। और इस दौरान जो है वो सऊदी अरेबिया की तरफ से एक गैर मामूली एलामिया आया है। अच्छा, मैं गैर मामूली इसलिए कह रहा हूँ कि उसके मैंने वर्ड्स को फिर उनका जो एलामिया है उसको मैंने पढ़ा एग्जैक्टली कि उसमें क्या वर्ड्स यूज़ हुए हैं, क्योंकि इसराइल के जो इंतहा पसंद यहूदी या सहूनी कहा जाए, वो बेहतर वर्ड है, ज़ायनिस्ट, वो जो हैं वो सेटलमेंट्स कर रहे हैं पूरे मगरबी किनारे पे, वेस्ट बैंक पे, ताकि 2 रियासती हल हो। तो ये मैंने सऊदी अरेबिया का ये जो स्टेटमेंट है इस वक्त, ऑफिशियल स्टेटमेंट, उसके वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और अगर वो अलामिया हम दिखा सकें अपनी स्क्रीन पे, सऊदी अरेबिया की तरफ से ये अलामिया जो है, तो वही कह रहे हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने एक्सप्रेस किया किंगडम की कंडेमनेशन की, ठीक है ना, कि इसराइली कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया ना कि ऑक्यूपेशन की जाए ये वेस्ट बैंक पे। फिर उसके बाद आगे बात सारी वाले, फिर उसके बाद कहते हैं किंगडम वॉर्न्स ऑफ डायर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द इजरायली ऑक्यूपेशन अथॉरिटीज। डायर कॉन्सिक्वेंसेज, वॉर्न्स ऑफ डायर कॉन्सिक्वेंसेज। अच्छा, यानी इंटरनेशनल अकाउंटेबिलिटी नहीं है चूंकि, और कोई इस वक्त दुनिया सारी खामोश है, तो डायर कॉन्सिक्वेंसेज। और ये जो इसको फिर जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है कि डायर कॉन्सिक्वेंसेज की इस्तेलाह इस्तेमाल की ईरान में इस बात पे, क्योंकि ईरान जो है उसके लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि सऊदी अरेबिया ने ये सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। तो प्रेस टीवी जो है 6 स्लाइड अगर हम दिखाएं, सऊदी अरेबिया वॉर्न्स ऑफ डायर कॉन्सिक्वेंसेज, 6ठी स्लाइड, ऑफ इजराइल्स न्यू सेटलमेंट, ठीक है। अच्छा, और तो ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात है। और अगर हम उनके अखबारात में भी देखें तो वहाँ पर यही लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है डायर कॉन्सिक्वेंसेस का। तो वो अब्राहम अकॉर्ड विकॉर्ड तो सारे पता नहीं किधर गए। दूसरी बात यह है कि कतर में एक बड़ी अहम मुलाकात हुई है, और वो हुई है जो MIT, ये MIT जो है ये टर्किश इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसके सरबराह की जो है वो इस्माइल हानिया से।
और साथ ही जो इजिप्ट के इंटेलिजेंस चीफ हैं जो कि मुज़ाकरात का हिस्सा रहे हैं, उनकी भी टेलीफोनिक बात हुई है इस्माइल हानिया से। एक तो ताज़ियत की है उनके घर पे जो शहादतें हुई हैं, और जो उसके बाद हमास लड़ भी रही है और साथ कह रही है कि मुकम्मल तौर पे अब भी उस मुआहदे पे कायम है जिसके आर्टिकल 8 के ऊपर इसराइल ने, जिसके वर्डिंग चेंज करने की बात कर रहे हैं प्रेसिडेंट बाइडन, तो हम उस पर कायम हैं और हम उससे पीछे नहीं हट रहे। प्रेसिडेंट बाइडन जो हैं वो ये जो मुबाहिसा हुआ है कल, इस मुबाहिसे के ये परसों रात को जो सुबह जो भी हुआ है, तो उसके अभी वो आफ्टर शॉक्स से अब कहीं जाके उन तक पहुंचे हैं। और वो आफ्टर शॉक्स जो हैं वो इस तरह से पहुंचे हैं कि उन्होंने जो है वो अपनी अहलिया से रब्ता किया कि अब मैं क्या करूं। और मतलब है कि प्रेसिडेंट बाइडन की जो अहलियाँ हैं, डॉक्टर जिल बाइडन, बड़ी ज़बरदस्त खातून है, और वो बड़ी कल अपने जो हस्बैंड को वो हिम्मत भी दिला रही थी कि प्रेसिडेंट बाइडन उनसे मशवरा कर रहे हैं कि अब मैं क्या करूं और मैं किस तरह से इस क्राइसिस से निकलूं और क्या मैं अपने पेपर्स को विड्रॉ करूं। अच्छा, प्रेसिडेंट बाइडन जो हैं, मैं इनके बारे में थोड़ी सी बात आपको बताऊं कि इनकी जो ज़ाती ज़िंदगी है वो बड़े अलमियों से दो चार रही है, और ये बात यहाँ पे बताना ज़रूरी है क्योंकि ज़ाहिर है हम जब डिस्कस करते हैं डॉक्टर जिल बाइडन, हिलरी क्लिंटन, ये सारी बात, ज़ाती अलमिया इनका ये कि इनकी 1966 में शादी हुई, जो है वो उनका नाम जो है वो नियालिया करके NEILIA, इनकी 1966 में 66 में इनकी शादी हुई, और बड़ी ज़बरदस्त इनकी अहलिया, और वो जो है वो बड़ा इनका फर्स्ट टाइम सेनेटर इन्होंने मुंतखब होना था, तो बड़ी वो जनाब साथ साथ आगे और बहुत एक्साइटेड, और बड़ा उनका एक रोल बयान होता है कि जी वो जो है वो बड़ी अच्छा। उनके फिर 2 बेटे हुए जो है उनसे, और एक साहबजादी नियोमी बाइडन। तो ये बहुत अपने शौहर के साथ साथ जो है पहली दफ़ा जब इनके शौहर इवन जब इलेक्ट हुए सेंटर के तौर पे, तो ये जो हैं ये बहुत खुश, एक्साइटेड शौहर इनके सेनेटर। ये बात है 72 की, 72 में इलेक्ट हुए थे फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट बाइडन सेनेटर। तो इनकी जो अहलियाँ हैं नैला, वो क्रिसमस के बाद वो हलफ उठाना था, तो क्रिसमस शॉपिंग के लिए जा रही थी अपने दोनों बेटों को और बेटी को बिठा के, तो एक ट्रक ने टक्कर मारी और इनकी वाइफ की और 1 साला बेटी की डेथ हो गई। और जो दोनों बेटे थे, एक बेटा 3 साल का था, एक 4 साल का था, और वो दोनों जो है एक के सर पे चोट आई और एक की शायद फ्रैक्चर हो गई लेग वगैरह, तो एक बीवी की भी डेथ हो गई और बच्ची की भी डेथ हो गई। उसके बाद ये हुआ कि प्रेसिडेंट बाइडन जो हैं वो एक मरला ऐसा आता है कि वो ये बताते हैं कि उन्होंने कहा मैं ओथ ही नहीं ले रहा सेनेटर का, मतलब ये बिल्कुल शौक में चले गए। फिर इनको लोगों ने कहा कि नहीं ओथ लो, फिर छोटे बच्चे थे इनके, तो फिर 77 में इनकी डॉक्टर जिल जैकब्स थी, तो उनसे फिर शादी हुई, तो उन्होंने फिर इनके बच्चों को भी देखा, और साथ फिर उनसे एमिल्डा, शायद इनकी एक बेटी भी है। फिर वो जो बेटा बड़े होते गए, बच्चे बड़े होते गए, और वक्त गुजरता है, ज़ाहिर पता नहीं होता, तो बियो बाइडन, जोसेफ बियो बाइडन और हंटर बाइडन वो बड़े हो गए। तो जो बियो था गालिबन उसको चोट लगी थी शायद सर पे, तो कहीं जाके 2001-2002 में सर में दर्द वर्द ये वो आगे पीछे शायद होना शुरू हुआ, तो वो चेकअप करवाया तो पता चला कि नहीं, वो चोट वाला दर्द नहीं है बल्कि ब्रेन ट्यूमर हो गया। और प्रेसिडेंट बाइडन जो हैं वो नायब सदर थे अमेरिका के, वाइस प्रेसिडेंट थे अमेरिका के ओबामा के साथ, जब उनके बेटे की डेथ हो गई ब्रेन ट्यूमर से। और जब डेथ हुई तो उसमें फिर प्रेसिडेंट ओबामा, साबिक सदूर, पूरे अमेरिका में एक शोक का आलम था, पूरी दुनिया में लोग दुखी थे। तो प्रेसिडेंट बाइडन के, और फिर दूसरा जो बेटा हंटर बाइडन इनका, वो ज़ाहिर है मुकदमात और जेल और वो सारी सज़ाएँ। तो डॉक्टर जिल बाइडन, अल्टीमेटली ये होता है कि प्रेसिडेंट बाइडन का जो है कि वो वापस जाके रुजू करते हैं। फिर उसके बाद इनकी जो पर्सनैलिटी के बारे में बहुत से लोग कहते हैं कि जो डिटोरिएशन हुई है ना, वो बेटे की डेथ के बाद हुई है।
उससे पहले के इनके वीडियोज़ या बात करने का तरीका, या उसके बाद फिर ये मतलब एक जवान बेटा और आप नायब सदर हों और उसकी डेथ हो जाए ब्रेन ट्यूमर से, तो वो अब दोबारा उन्होंने रजू किया है कि क्या मुझे लड़ना चाहिए उम्मीदवार के तौर पे डेमोक्रेट्स का, या मुझे रिज़ाइन कर देना चाहिए जी। और तेज़ी के साथ जो फ्रांस में आज फ्रांस में 40 साल तारीख में सबसे ज़्यादा लोग निकले हैं वोट डालने के लिए, और ली पेन की पार्टी जीत रही है आगे मैक्रों से। आप वक्फा लें, उसके बाद बात करते हैं। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, आज जिस तरह मौलाना फजल रहमान साहब की जानिब से कहा गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए तैयार हैं, क्या इत्तेहाद मुमकिन है? नहीं, इत्तेहाद देखें, अब मामला ये हैं कि ये पहली बात तो ये है कि मौलाना, मैंने बताया ना कि ये जो तासुर है कि मौलाना फजल रहमान साहब को जो जानते हैं, जो शख्सियात उनसे बात करते रहे हैं जी। हल्के उनको पता है कि ये कोई ऐसी बात ना मौलाना साहब की तरफ से कभी हुई और ना उनको कोई इस तरह की बात उनसे कर सकता है। उनका बड़ा, बल्कि मियाँ साहब को भी जब नून की शख्सियात से भी उनकी बात हुई तो उन्होंने यही कहा कि भाई आप ये क्या अपने ऊपर 45-47 और ये सारे मामला, ये अच्छा जई साहब तो पब्लिकली बात कह चुके हैं। इशू ये सारा कि मुल्क के जो मसाइल हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, और मैंने आपसे पहले भी कहा कि सियासी जमातों का मैं जिक्र नहीं कर रहा, ना सियासतदानों का, एलीट। ये देखें, मुझे ये बताएं कि ये जो ऊँट की टांगी काट के चला गया है एक शख्स, जिसको मुझे नहीं पता क्या माशरे में क्या उसके साथ आइडियली होना चाहिए, मगर हो सकता है कोई कल को किसी बड़े ओहदे पे आ जाए तो हम क्या कह सकते हैं। या ये है कि 10 करोड़ रुपए में शायद एक नंबर प्लेट खरीद ली एक गाड़ी की, और शायद दूसरे ने 6 करोड़ की खरीद ली और 8 करोड़ की खरीद ली नंबर प्लेट। जो खरीदी है उसमें एक तो पता नहीं कोई 01A करके नंबर है, दूसरा वो 786, वो पता नहीं 6 करोड़ की या 8 करोड़। ये मैंने आपसे कहा ना कि इस माशरे में या तो लोग बदहज़मी से मर रहे हैं या वो फाके से मर रहे हैं, और ये सूरत हाल जो है ये इसमें टोटल इररेलेवेंट हो गए हैं लोग। देखिए ना, वहाँ जो है वो वजह इसके कि माशी मेरी बात हुई, मैं देखिए उनके बहुत मसले इस वक्त चल रहे हैं, मैं तहरीक इंसाफ का अपोजिशन की बात ही नहीं कर रहा, उनके बहुत मसाइल हैं। उनके मसाइल एक ये कानूनी इश्यूज़ हैं, उनके कारकुन, उनके कायदीन पड़े हैं, वो उसको आप साइड पे रखें, लेकिन अपोजिशन है ही नहीं। वो जो अपोजिशन है वो तो बेशुमार मसाइल का शिकार है। खान साहब अंदर हैं जेल में, उनके एक नए लोग आ गए हैं, मैं उनके बारे में कोई जिक्र नहीं करना चाहता, उसमें से कुछ जेन्युइन है कुछ क्यों है, बस आप छोड़ दें उस किसी को, मैं नहीं जानना चाह रहा डिटेल में। वरना एक अगर प्रॉपर अपोजिशन भी होती इस वक्त, अगर ये सुन्नी इत्तेहाद या तहरीक इंसाफ को भी उस सूरत में रखा जाता तो एक मौसर पार्लिमानी आवाज़ तो होती कम से कम, जो कि एक शेडो बजट या कोई तजावीज़ या कोई एक ये अरेंजमेंट चलता तो सही ना किसी तरह। अब ये है कि वो जहाँ तक एक एक्सट्रीम पोलराइजेशन हो गई है पॉलिटिकल, यानी होता है ना कि मार दो और मर जाओ वाला हिसाब किताब हो गया। और वो ना सिर्फ ये कि पार्लियामेंट में नज़र आ रहा है, उसके असरात आपको बाहर भी नज़र आनी शुरू हो गए, दूसरे अदारों में भी आनी शुरू। जो मेरे जैसे मैंने कहा बड़े अफसोस की बात है, वो हालात तो नहीं है, लेकिन तकसीम अच्छी नहीं है ना अदालतों के अंदर। अब मुझे अच्छा, इसका रियासत पे क्या असर पड़ता है? जो बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रही होती है या लोग जो हैं बात, तो यार एक मिनट मेरा केस उधर लगवा दो, क्योंकि जब पहले ही पता है कि क्या फैसला आना है। वो भाई इस तरह नहीं होता। जिन मुल्कों में बिल्कुल आप समझें कि एक मुख्तलिफ निज़ाम है, जमहूरियतें नहीं है, वहां पर भी आप किसी खलीजी रियासत में जाएं तो वो कहते हैं ब्रदर गो टू कोर्ट प्लीज। वो ये तासुर कभी नहीं देते कि हमसे बात करो तो हम जैसे बात कर लेंगे ना सुबह, ऐसे नहीं होता। ये इन्होंने अजीब तरह से एक मामला यहाँ पे इस मुल्क में इस वक्त मौजूद है, और मैंने आपसे कहा ना कि इसमें वो इन्वेस्टमेंट आनी क्या खाक है। अभी तो जो यहाँ मौजूद हैं लोग, तो वो उन पे क्या गुजरेगी। और टोटल डिस्कनेक्ट, मैंने आपसे कहा ना कि यानी वो अफगानिस्तान का ऑपरेशन आ गया, फिर ऑपरेशन, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि भाई वो जो भी ऑपरेशन होगा वो इस्तेकाम लाने के लिए होगा। तो आप एक फौजी ऑपरेशन, उसके आपको पता है उसके फौजी ऑपरेशन का खर्चा जो पहले उसका अलग बजटिंग होती है, वो एक अफरा तफरी फैलाता है। और फिर आपके यानी जमीयत उलमाए इस्लाम को कर लें और
जब आप तहरीक इंसाफ को इंक्लूड करें और बाकी शेर पास आपकी जमातें हैं, ये बाकी और जमातें हैं, तो केपी और बलूचिस्तान के बगैर आप बातें किए जा रहे हैं। अजीब, आपको और हसासियात भी तो है ना इस मुल्क में, तो बस सोच समझ के बात करनी चाहिए। और वो आखिर में फिर शहबाज शरीफ साहब एक दिन कहते हैं नहीं होगा, फिर दूसरे दिन होगा, फिर नहीं होगा, फिर होगा। तो इसी में जनाब विराट कोहली साहब इंडिया से, बहुत मुबारकबाद उनको। कल जो मैच हुआ, कमाल का मैच हुआ और कमाल का खेला इंडिया और वर्ल्ड कप ले गया। और ये प्रॉपर वर्ल्ड कप था, क्योंकि इसमें इतने मेरे ख्याल से बहुत दुनिया के मुल्क थे। और विराट कोहली साहब जो हैं उन्होंने अपनी ज़बरदस्त क्रिकेट कैरियर को फिर उन्होंने अलविदा भी कहा उसके साथ ही। और साथ ही रोहित शर्मा, यानी बड़े नाम, और ये जो हैं ये नाम ऐसे हैं कि जो, और रविंद्रा जडेजा, अब वो भी उन्होंने भी रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। तो एक होता है ना भरपूर क्रिकेट, क्योंकि क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है, या बाकी जो और बहुत सारी चीज़ें जो मुल्कों को बहुत जोड़ने में, तो उनके शायकीन, उनके चाहने वाले उधर भी हैं इधर भी हैं। इधर के क्रिकेटर्स को, या जो इधर से फ़नून लतीफ़ा या बाकी जो लोग हैं, इवन मीडिया के बहुत, तो बड़ी एक्साइटमेंट थी कल पाकिस्तान में भी। और साथ ही अपनी टीम को भी लोग याद कर रहे थे, किन अल्फाज में वो मैं दोहरा नहीं सकता, लेकिन ये कि बड़ा ये एक होता है ना कि वर्ल्ड कप तो नहीं, लेकिन फिर इस जगह पे पहुंच के फिर कहना कि हम अलग होते हैं क्रिकेट, आई नोट। तो ये कि बहुत सारी मुबारकें हैं उनको, और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम भी उठेगी आने वाले दिनों में, और दोबारा पूरा जो है अरसर नौ जायज़ा लेगी, देखेगी। ये खुशियाँ होती हैं जो एक माशरे में कोई भी हालात हों, ऊंच नीच आती है, लेकिन कम से कम अदारे जो हैं और अफराद और शख्सियात, उनमें अगर कोई अकाउंटेबिलिटी का या पूछ गछ का तासुर ये हो कि भाई होता हो, कोई पूछ ही नहीं सकता, कोई मसला ही नहीं है ना, बस हमने तो कर लिया, हार गए तो क्या हो गया। ये गाना जो बनाया है ना जिस किसी ने, तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है, तुम जीतो या हारो तुम हुकूमत में, ये क्या ये गाना किसने, ये किसका गाना है ज़रा, इसके तो सियासी पहलू भी निकल रहे हैं बहुत सारे, 45-47 का चक्कर भी लग रहा है इसमें। ये किसने बनाया था गाना, तुम जीतो या हारो? देखना पड़ेगा। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, के साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद जी डॉक्टर साहब, अपना दोस्तों रिश्तेदारों गिरदोनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।